अस्सलाम वालेकुम। मैं टाइम्स इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजी की लेक्चर हूँ। आज हम साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च बेसिकली क्या होती है, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या उसके मेथड्स होते हैं, ईच इंडिविजुअल मेथड को कैसे कंडक्ट किया जाता है और रिसर्च के क्या क्या एथिक्स होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, किस तरह से हम करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च बेसिकली हमारे पास होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। ठीक है जी। रिसर्च एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम चीज़ों को या तो डिस्कवर करते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं, और वो हम किस तरह से करते हैं कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर की फॉर्म में करते हैं। सिस्टमैटिक प्रोसीजर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ख़ास प्रोसीजर होता है जिसके अंडर हम काम करके रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये नहीं कि हम किसी भी ऑब्जर्वेशन कोई करने लग जाएंगे आम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, और हम उसको कह देंगे कि ये हमने डाटा कलेक्ट किया और ये हमारी रिसर्च हो गई है, या हम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को दोबारा से मैनिपुलेट करके कह देंगे रिसर्च हो गई है। जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको लेके हम चलते हैं। तो एक सारा ये एक प्रोसीजर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। यानी पहले हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, डाटा लेते हैं या ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड पे कोई काम करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट बनाते हैं, फिर हमारे पास वो पूरा एक फाइनल प्रोसीजर होता है। ये पूरा प्रोसीजर एक चीज़ को, एक सिस्टम को, एक वैल्यू को फॉलो कर रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा और एनालाइजिंग डाटा और एक्सप्लोरिंग डाटा और एक्सप्लोरिंग ऑलरेडी कंडक्टेड रिसर्च। ठीक है जी, सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो है वो आपने माइंड में रखना है रिसर्च के नाम से। सबसे पहले हम रिसर्च के मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में हमारे पास कौन कौन से रिसर्च मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है आर्काइवल रिसर्च का। साइकोलॉजी में आर्काइवल रिसर्च जो है वो क्या होती है कि आपके पास बेसिक डाटा जो है वो पहले से मौजूद होता है, ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। आप क्या करते हैं कि आप उसी डाटा को ही जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को जो है आप क्या कर लेते हैं, अपना एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि सब्जेक्टिव होती है, फॉल्स की तरफ या फिर ट्रूथ की तरफ। यानी हम एक ऐसी स्टेटमेंट बना लेते हैं जो कि या तो बाद में ट्रू साबित हो सकती है या फिर फॉल्स साबित हो सकती है। अब जब हम कहते हैं कि स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो आप समझ लें कि हाइपोथेसिस हो गया। अब स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, ठीक है, स्मोकिंग जो है वो खुद से बता नहीं रही है कि मैं कैंसर कॉज करती हूँ, या इस स्टेटमेंट से हमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि स्मोकिंग एग्जैक्टली कौन से टाइप ऑफ कैंसर जो है वो क्रिएट कर रही है। तो अगर हम इस फिनोमेना को जाके किसी भी नेचुरलिस्टिक सेटिंग में या किसी भी स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उनके डाटा को कलेक्ट करें, ऑलरेडी मौजूद डाटा को नेट पे पड़ा हो या कहीं से भी, तो उसमें हम ये स्टेटमेंट जो है उसको एनालाइज करेंगे तो ये हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा। ठीक है जी। जब हम उस पर सारा डाटा लगाएंगे, आगे प्रोसीजर करेंगे, तो हम कहेंगे कि अब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली हमारे पास वो एक स्टेटमेंट होती है, एक बेसिक हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसको हम ले के चलते हैं और आगे हम उसको सही प्रूव कर देते हैं या गलत प्रूव कर देते हैं, हमारा जो रिजल्ट होता है उसकी बेस पे। ठीक है जी। हाइपोथेसिस जो है वो किसी भी रिसर्च मेथड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर है हमारे माइंड में कोई ना कोई आइडिया होता है, एक कोई ख़ास हमारा माइंड जो है वो एक स्टेटमेंट लेके चलता है जब हम रिसर्च करते हैं। कोई ना कोई, हम अगर पुरानी रिसर्च से भी हम कोई अपना हाइपोथेसिस निकाल रहे हैं तो कोई मेन स्टेटमेंट हमारे पास ज़रूर होगी। ठीक है जी। तो वो जो हमारे पास एक मेन स्टेटमेंट होती है जिसको हम लेके आगे चलते हैं, जिसको हम टेस्ट करते हैं, जिसका हम एनालिसिस करते हैं आगे जाके, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है जी। अपने हाइपोथेसिस की बेस पे ही हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। पॉपुलेशन जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉपुलेशन जो है आप ये समझ लें कि ये एक सर्कल है।
तो ये पूरा सर्कल जो है ये हमारे पास पॉपुलेशन है और इसमें से हम एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का कुछ ना कुछ सिलेक्टेड एरिया आ जाता है। ठीक है जी, सैंपल हमारे पास वो लोग होते हैं, वो पीपल होते हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए। जैसे हम एक इंस्टीट्यूट में स्टडी कंडक्ट करते हैं तो जो उस इंस्टीट्यूट की टोटल जो क्लासेस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। और जो क्लास हम अपने रिसर्च डाटा के लिए जो हम उसको जिस क्लास पे हम अपना एनालिसिस करेंगे, जिसकी बेस पे हम अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, उस क्लास को हम सैंपल कह देंगे। ठीक है जी, जैसे हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, अगर आपका सैंपल डॉक्टर्स का है तो हम कहते हैं जी डॉक्टर्स की जो थी हमारी पॉपुलेशन थी, तो मुल्तान में निश्तर के डॉक्टर्स जो हैं वो हमने लिए हैं अपने सैंपल के लिए, तो ये चीज़ आपकी सैंपल हो जाएगी। यानी डॉक्टर जो हैं वो आपके पॉपुलेशन हो जाएंगे और निश्तर के डॉक्टर्स जो हैं वो आपका सैंपल हो जाएगा। पॉपुलेशन एक लार्ज सेट ऑफ पीपल होता है, सैंपल उसमें से वो लोग होते हैं सिलेक्टेड जिस पे आप रिसर्च करते हैं। आर्काइवल रिसर्च हमारे पास ये होती है कि हम सिर्फ हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं उन चीज़ों पे, उन फिनोमिनास पे जो कि ऑलरेडी हो चुके हुए होते हैं, जो डाटा ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका होता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें नेट से डाटा ले सकते हैं, किसी ऑलरेडी हुई हुई रिसर्च पे आप ले सकते हैं। ठीक है जी, आर्काइवल रिसर्च बेसिकली हम उस डाटा पे करते हैं जो कि ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका हुआ होता है, हम खुद उसको कलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर हो गया, या आप ऑनलाइन डाटाबेसिस की बात कर लेते हैं, या आप जैसे हर फील्ड ऑफ स्टडी में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं, आप बुक्स ले लें जो आपके पास पढ़ी हैं, उनमें भी रिसर्चेज होती हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं जिनसे निकाल के मटेरियल लिखा गया होता है। यानी कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें डाटा जो है वो पहले से मौजूद है और आप उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं, वो रिसर्च जो है, जब आप उस तरह की रिसर्च करेंगे तो उसको आप कहेंगे आर्काइवल रिसर्च। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि इसमें आप किसी नेचुरल सेटिंग में जाते हैं, इसमें आप कोई जो है कोई कंट्रोल वेरिएबल जो है वो आप नहीं रखते। ठीक है, आप एक नेचुरल सेटिंग में जाते हैं। लाइक जैसे अगर आपको देखना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एग्ज़ाम प्रोसीजर कैसे कंडक्ट करती है, तो आप उसके एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। उनको नहीं पता होगा कि आप कोई भी रिसर्चर हैं, आप नेचुरली जाके एज एन इन्विजिलेटर वहाँ पे देख के आ जाएंगे। आप अपनी रिसर्च के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। एक चीज़ नेचुरल सेटिंग में पहले से हो रही थी, आपने कोई स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया, आपने कुछ नहीं देखा, आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं की। मैनिपुलेशन मीन्स टू कंट्रोल समथिंग, टू कंट्रोल सम वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है जी, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ एक नेचुरली अक्यूरिंग फिनोमिना था उसको आपने जाके ऑब्जर्व कर लिया, तो ये आपकी हो गई नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का जो है वो एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपका अगर कोई वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है तो आप चूंकि उसमें कोई लेवल ऑफ कंट्रोल नहीं होता, तो आप क्या करते हैं कि सम टाइम्स जो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आप मेजर नहीं कर पाते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम की बात की, मैंने एग्जांपल दी, तो आप क्या करेंगे जब आप वहाँ पे जाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आप देखेंगे नेचुरली ऑलरेडी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा होगा, तो आपको शायद ये तो पता चल जाए कि एग्ज़ाम हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन आपको ये ना पता चले कि और क्या फैक्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो उनका इंस्ट्रक्टर हो वो उस टाइम ना मौजूद हो, या स्टूडेंट के कोई और एक्सटर्नल इंटरनल कोई और फैक्टर्स हों जो कि ऑब्जर्वेशन पे अफेक्ट हो रहे हों, लेकिन आपको ना पता हो, तो उससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। यानी जब आप बिल्कुल ही नेचुरल सेटिंग्स में जाके ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये नहीं पता चल पाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जो आपको जिनको देखना चाहिए, या तो आप उनको अपनी रिसर्च से एक्सक्लूड कर दें, या नहीं करना चाहते तो फिर उनको किसी हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी, ये एक डिसएडवांटेज होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आती है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या होती है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो है उस पर सर्वे करते हैं, आप उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं या उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चंस की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, या फिर हमारे पास वो ओपन एंडेड होते हैं या फिर क्लोज्ड एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्या क्वेश्चंस होते हैं
कि आप जो है वो एक इंटरव्यू की फॉर्म में एक कोई ऐसे अगले बंदे से कोई बात पूछ लेते हैं, ठीक है जी, और वो आगे से पूरी आपको जो अपनी बात बताता है, पूरी स्टोरी सुनाता है, आप उसमें से खुद अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ये ओपन एंडेड आंसर हो गया, ठीक है जी। लाइक अगर आपने किसी को कहा है कि आप अपने बारे में बताएं, तो आप अपने बारे में बताएं का ये कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है। अब अगला बंदा जो है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या बताता है, किस तरह से बताता है, कहाँ बताता है। हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो मिस कर दे जो आपको चाहिए हो, ठीक है। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि आप वही क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर एग्जैक्टली आपको चाहिए होता है, ठीक है। सर्वे रिसर्च में क्या होता है कि वही पॉपुलेशन और सैंपल की बात आ जाती है, दो क्योंकि नेचुरल सेटिंग्स में होनी थी तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल का इतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं होती। सर्वे में हमें पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं कि हम किस पॉपुलेशन पे सर्वे करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस पॉपुलेशन में से अपना सैंपल उठाते हैं और उस सैंपल के ऊपर ही हम जो है वो अपना सर्वे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी जो है वो हमारे पास क्या होती है कि हम कुछ जो लोग होते हैं या जो हमारा सैंपल होता है, या हम नेचुरलिस्टिक सेटिंग में अगर करते हैं, किसी भी सेटिंग में करते हैं, तो हम जो एक नंबर ऑफ़ पीपल सेलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, हम क्या करते हैं उन पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग क्या होती है हमारे पास कि हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं इसमें, यानी केस स्टडी में हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। वो टेस्ट जो हैं वो फिर वही या तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को लेके चल रहे होते हैं या फिर क्लोज एंडेड टेस्ट को लेके चल रहे होते हैं। तो हमारा केस स्टडी मेथड जो है वो डिटर्मिन करता है कि हमने कौन से टेस्ट को लेके चलना है, या हमारा जो रिसर्च का टॉपिक है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या पॉपुलेशन और सैंपल जो है वो डिटर्मिन करती है कि हम कौन सा टेस्ट जो है वो करेंगे। जैसे अगर आपने किसी में सैडनेस मेजर करनी है तो उसके लिए एक अलग स्केल है, किसी में हैप्पीनेस मेजर करनी है तो उसका एक अलग स्केल है, किसी का एकेडमिक्स जो है वो मेजर करना है, रिजल्ट मेजर करना है तो अलग टेस्ट है, ठीक है। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हैं वो लगाएंगे और उससे अपनी केस स्टडी बनाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, या डिफरेंट फेजेस भी हो सकते हैं आपकी स्टडी के, ये आपके पास डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि वेरी करती हों। वेरिएबल मीन्स कि आप कहें गुड वेदर जो कि है वो क्रिएट करता है गुड मूड को, ठीक है। ये एक कोरिलेशन है, यानी कि गुड वेदर जो है वो रिलेट कर रहा है गुड मूड के साथ। यानी जब मौसम अच्छा होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है, उससे प्लेजेंट इफेक्ट्स आते हैं, इंसान अच्छी तरह बिहेव करता है, उसको अच्छा लगता है, प्लेजेंट फील होता है, आउटिंग करने का दिल करता है, ठीक है। तो ये आपका यानी वेदर जो है वो मूड को डिटर्मिन करता है, ठीक है। अच्छा वेदर जो है वो अच्छा मूड लेके आएगा। यानी वेदर जो है इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और मूड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जिसका इफेक्ट हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेदर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी आप वेदर का इफेक्ट देख रहे हैं मूड के ऊपर, तो मूड जो है वो डिपेंडेंट हो गया, मूड वेदर पे डिपेंड कर रहा है। और वेदर जो है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, वेदर जो है वो डिपेंड करवा रहा है मूड को, ठीक है। तो वेदर जो है वो हमारे पास आई भी हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और मूड जो है वो डी वी हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। इसमें हमारे पास टाइप्स आती हैं। कोरिलेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और एक हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है जी। पॉजिटिव कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये स्टेटमेंट थी गुड वेदर क्रिएट्स गुड मूड, यानी एक चीज़ भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी चीज़ भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। कैसे कि वेदर भी गुड है और मूड भी गुड है, तो यानी ये दोनों चीज़ें गुड हैं, तो ये पॉजिटिवली रिलेट कर गया। अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे ही कर दें बैड वेदर प्रोड्यूसेस बैड मूड, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी तो हम उनको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि एक चीज़ के जाने की डायरेक्शन भी वही है और दूसरी चीज़ के जाने की डायरेक्शन भी वही है। अगर हम एक स्टेटमेंट ये लेते हैं कि जो बैड ग्रेड्स होते हैं वो लो परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं,
या आप इसको ऐसे कर लें कि वो लो सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी ग्रेड जो हैं वो अगर अच्छे हो रहे होंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो अच्छी हो रही होगी, यानी ग्रेड जो हैं वो समटाइम्स अच्छे भी हो रहे होंगे, सेटिस्फेक्शन बैड भी हो रही होगी। मतलब अगर एक चीज़ जो है वो पॉजिटिवली जा रही है और दूसरी चीज़ नेगेटिवली जा रही है तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है। कोरिलेशन की एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जितने आप आवर्स ऑफ स्टडी जो है वो रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको आवर्स ऑफ रिवीजन जो है वो कम करने पड़ेंगे। आप अपने आवर्स ऑफ स्टडी अच्छे कर लें, अपना इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट कर लें, तो आपको बाद में पढ़े हुए को रिवाइज जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक चीज़ आपकी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी चीज़ आपकी बुरी डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि अगर आपके एक चीज़ पॉजिटिव हो रही है और दूसरी चीज़ नेगेटिव हो रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई कोरिलेशन की टाइप। आप बस इसको बेसिक ये देख लें कि कोरिलेशन में पॉजिटिव ये होता है कि दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं या फिर दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। नेगेटिव कोरिलेशन में एक चीज़ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, दूसरी डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आप हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम इसमें मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बेसिकली आपकी नेचुरलिस्टिक रिसर्च से जो है वो मैच कर रही होती है, ये रिजेंबल करती है नेचुरलिस्टिक रिसर्च से। कैसे कि इसमें वही प्रोसीजर हो रहा होता है जो मैंने आपको नेचुरलिस्टिक रिसर्च में बताया था, लेकिन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे पास सम डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नो कंट्रोल था हमारे पास, हम एक नेचुरल सेटिंग में जा रहे थे, एक चीज़ जो कि ऑलरेडी हो रही थी, एक फिनोमिना ऑलरेडी अकर हो रहा था, हम सिर्फ उसको देख रहे थे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होगा कि हम एक नेचुरली अकर होती हुई चीज़ को लेंगे, उसको एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स में ले जाएंगे, सम डिग्री ऑफ कंट्रोल लगाएंगे, एक वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमने एग्जाम्पल दी थी, मैंने आपको कहा था कि हम एक एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, हम एग्जाम सेटिंग में जाएंगे। आप क्या करेंगे, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होंगे एग्जाम सेटिंग में जाके, तो आप ये भी देखेंगे कि स्टूडेंट का जो है वो कौन सा पेपर हो रहा है, वहाँ पे गर्मी है, सर्दी है, किस तरह का इन्वायरमेंट है। गर्मी होगी तो आप एक ऐसा कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, सर्दी होगी तो आप एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ पे इन्विजिलेशन थोड़ी सी अच्छी कर देंगे। यानी वो चीज़ तो वही थी जो ऑलरेडी हो रही थी, नेचुरली हो रही थी, आपने क्या किया उस पर थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगा दी, तो वो जो हमारे पास ड्रॉबैक था नेचुरलिस्टिक सेटिंग में, वो क्या होगा कि सम डिग्री ऑफ कंट्रोल से वो हमारा ड्रॉबैक जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगा या अच्छा इफेक्ट डाल देगा हमारे ओवरऑल रिजल्ट पे। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिक रिसर्च की टाइप्स थी। उसके बाद हमारे पास रिसर्च के कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स जो हैं वो हमारे पास रिसर्च के क्या होते हैं कि जब आप अपनी स्टडी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में हम एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है लेके चलते हैं, तो जाहिर है हम जब लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो हम किसी ना किसी प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, तो वो प्रोसीजर समटाइम्स उनको नहीं पता होता, तो हमने क्या करना होता है, हमने उसको उनको इन्फॉर्म कॉन्सेंट देना होता है। इन्फॉर्म कॉन्सेंट बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म होता है जिसपे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो मेंशन्ड होते हैं हमारी रिसर्च के। आप पार्टिसिपेंट को एक फॉर्म देते हैं, उस पर आपने अपना इंट्रो भी लिखा होता है, अपना टॉपिक लिखा होता है, अपना काम लिखा होता है, अपनी रिसर्च की मेन गाइडलाइंस लिखी होती हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका पार्टिसिपेंट है, आप उसको वो फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म वो पढ़ता है, अच्छे से उसको ग्रो थ्रू करता है। इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आपका पार्टिसिपेंट जो है वो एजुकेटेड है तो आप उसके हिसाब से, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से उसको बनाएंगे। अगर आपका पार्टिसिपेंट अनएजुकेटेड है, आपकी ऐसी पॉपुलेशन है कि आपने अनएजुकेटेड पीपल पे काम करना है, तो आपको उसको उस हिसाब से बनाएंगे। यानी इन्फॉर्म कॉन्सेंट जो है वो उस लैंग्वेज में, उस टर्मिनोलॉजी में होना चाहिए कि आपका पार्टिसिपेंट उसको अच्छे से समझ सके। ये नहीं कि आपने एक इलिटरेट पार्टिसिपेंट लिया है, आपने किसी रूरल एरिया में जाके जो है अपनी रिसर्च की है और वहाँ पे आप इंग्लिश में जाके अपने पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म कॉन्सेंट देते हैं, तो उसको समझ ही नहीं आएगा और वो या तो उसको गलत फील कर देगा या फिर फील ही नहीं करेगा, या फिर आप
उसको फिल करने से इनकार कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रिसर्च को अफेक्ट करेगी। इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट बेसिकली एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्म होता है, ये आप बिफोर द रिसर्च अपने पार्टिसिपेंट को देते हैं, ठीक है जी। अब वो चाहे तो उसी टाइम उसको इन्फॉर्म कॉन्सेंट को पढ़ के पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे तो वो पार्टिसिपेशन से इनकार कर सकता है। आप नहीं बाउंड इस चीज़ के कि आप उसको ज़बरदस्ती जो है वो फिल कराएं, आप उस पर कोई मैनिपुलेशन करें। आपका पार्टिसिपेंट बेशक आपने कोई सैंपल जो है वो फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट किया, लेकिन अगर इन्फॉर्म कॉन्सेंट वाली स्टेज पे आपका पार्टिसिपेंट इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है कि उसने पार्टिसिपेट नहीं करना, तो यू हैव नो राइट कि आप उसको कहें कि नहीं आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। उसकी जो मर्ज़ी है, जो कंसेंट है, वो बहुत मैटर करती है। ये बेसिक एथिक्स होता है रिसर्च का। उसके बाद हमारे पास एक डीब्रीफिंग का प्रोसीजर होता है, ये हम आफ्टर द रिसर्च करते हैं, ठीक है। आफ्टर द रिसर्च क्या होता है कि जब आप सारी रिसर्च कर लेते हैं, इन्फॉर्म कॉन्सेंट में हमारे पास बिल्कुल रिसर्च की बेसिक्स थी, ठीक है। अब आपका पार्टिसिपेंट ऑब्वियसली आपसे ये पूछेगा कि आप मुझे ले रहे हैं तो ये क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या है, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो आप डीब्रीफिंग में क्या करते हैं कि सारा रिसर्च होने के बाद आप बेसिक जो प्रोसीजर होता है उसको ब्रीफ कर देते हैं अपने पार्टिसिपेंट या फिर पार्टिसिपेंट्स के आगे, जो भी आपके सिंगुलर प्लूरल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनको ब्रीफ कर देते हैं कि हमारी ये रिसर्च थी, उसका ये रिजल्ट होगा, ये प्रोसीजर होगा, और अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो वो हम आपको डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। डीप ब्रीफिंग का ये मतलब नहीं है कि आप पार्टिसिपेंट को डिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको एक डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो लगाना पड़ता है कि आप कौन सी चीज़ इन्फॉर्म कॉन्सेंट में पार्टिसिपेंट को बताएंगे, इतनी को वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, प्रॉपर हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज ना कर रही हो, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना डिस्क्लोज कर रही हो कि उससे आपका पार्टिसिपेंट कंफ्यूज हो जाए या उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाए, या ये वो कहे कि मेरा बिहेवियर में ये किया जा रहा है, तो वो गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर दे। और इसी तरह डीब्रीफिंग भी बहुत सेंसिबल वे में करनी चाहिए कि आप बिल्कुल इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें कि आपके पार्टिसिपेंट को समझ भी आ जाए और वो मिसगाइड भी ना हो और उसको सही से पता भी चल जाए कि क्या प्रोसीजर था, ठीक है जी। ये हमारे पास साइकोलॉजिकल रिसर्च का प्रोसीजर था, टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम